हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन। 30% पार्ट इस चैप्टर में फ्रिक्शन का है, वो स्टार्ट हो रहा है अब से। और मैं पहले बोर्ड बेस्ड इसमें टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद में हम कंपटीशन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स करेंगे। जनरली दोनों सेम होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो लेवल का डिफरेंस होता है और जो बोर्ड के कुछ टॉपिक्स होते हैं, वैसे अगर आपने कंपटीशन बेस पढ़ा हुआ तो बोर्ड के टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं उनको अलग अलग बता देता हूँ ताकि अगर किसी को सिंपली बोर्ड बेस्ड प्रिपरेशन करनी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब सबको पता है, बेसिकली जो इसका मीनिंग होता है अपोजिंग। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में हैं और मोशन कर रही हैं तो वो अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन होता है। फिर भी मैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बता देता हूँ। फ्रिक्शन इज़ एन अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body actually moves or tries to move करना एक्चुअली ज़रूरी भी नहीं है, tries to move over another body। ये इसकी डेफिनेशन है। फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के दो व्यूज़ थे। एक पुराना व्यू है जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने एक नया व्यू देखा है। पुराना व्यू ये था कि अगर कोई भी सरफेस हमें स्मूथ लग रही है, आप उसे जूम इन करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत फिर भी पीक्स एंड वैलीज़ होती हैं, प्रोजेक्शन डिप्रेशन जिन्हें बोलते हैं। तो उनमें जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर चलती है तो वो जो पीक्स हैं वो वैलीज़ में फंस जाते हैं। जैसे कि आप वेलक्रो का जो एग्जांपल है उसमें देखोगे तो वहाँ पे जैसे वेलक्रोज एक दूसरे में फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो ग्लूड हो जाते हैं, मूव करना मुश्किल हो जाता है। उसी टाइप से फ्रिक्शन वर्क करता है। ये हमारा ओल्ड व्यू था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको डिस्कस करेंगे। फिर न्यू व्यू क्या बोलता है उसको भी देखेंगे हम। सो दिस टॉपिक इज़ ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, बेसिकली स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग। मेनली हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करने वाले हैं इसमें। ऑरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। So first, old view. So old view states that the roughness of a surface, that is the depressions and projections present on a surface causes the motion to stop, and this is the old view of friction. So अगर डायग्राम से हम देखें तो अगर एक सरफेस ये है तो इसमें ऐसे कुछ ऊपर नीचे सेक्शंस होंगे। जो ऊपर वाले सेक्शंस हैं उनको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो नीचे वाले सेक्शंस हैं उन्हें हम जो एक सरफेस जो नीचे वाली सरफेस के डाउनवर्ड वाले सेक्शंस होते हैं उनको हम डिप्रेशंस बोलते हैं। ये सारे जो सेक्शन है डाउनवर्ड में वैलीज टाइप के, ये डिप्रेशंस हैं। और जो इसके ऊपर सरफेस होगी उनमें इसके अपोजिट कुछ उभार होंगे जिनको हम प्रोजेक्शंस बोलेंगे, और वो इनमें फिल होने की कोशिश करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर ये सारे सेक्शंस प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाते हैं और फिर उन्हें मूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ये हमारा ओल्ड व्यू है। अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। फर्स्ट वन, अगर ये कंसेप्ट ट्रू है तो द लार्जर द एरिया of contact, larger should be the friction.
which is not actually true, which is not actually true. तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना चाहिए इस कंसेप्ट से, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. सेकेंड प्रॉब्लम इन दिस केस, इन दिस एक्सप्लेनेशन इज व्हेन surfaces are extra smooth, the friction should vanish. Friction should vanish. However, it is found that in such case friction may increase, friction may even increase. तो अगर हम इसमें, ये सेकंड पॉइंट ये है बेसिकली कि अगर हम सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें, अल्ट्रा स्मूथ कर दें, नॉर्मल स्मूथ करने से तो फ़र्क पड़ता है, फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा स्मूथ करते हैं तो उसमें क्या होगा, प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, सरफेस बिल्कुल लीनियर हो जाएगी. तो उसके इसमें फ्रिक्शन ख़त्म हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए. लेकिन कई बार हमें उल्टा रिजल्ट मिलता है, कई बार फ्रिक्शन इवन इंक्रीज़ कर जाता है ये करने के बाद. सो एक प्रॉब्लम इसमें ये है. तो ये दो प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो व्यू है, ओल्ड व्यू, उसको हमें चेंज करना पड़ा और एक नया व्यू इसमें आया है, दैट इज़ modern view of friction, and it states that the friction between two surfaces in contact arises on account of strong atomic or molecular forces of attraction between two surfaces in contact. तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो सरफेसेस के बीच में, उसकी वजह से फ्रिक्शन का फोर्स राइज होता है. तो इससे जो हमारे दो प्रॉब्लम्स थी ओल्ड व्यू की, वो ख़त्म हो जाएंगी. यहाँ पे एरिया इंक्रीज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा सरफेस कितनी स्मूथ है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी. इसके अलावा जो अभी ये सेकंड पॉइंट जो बोला गया था, सेकंड पॉइंट में क्या था कि अगर हम सरफेसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दें और बहुत ज़्यादा पास लेके आएँ तो फ्रिक्शन उनमें बढ़ जाता है, तो उनको फिर एक दूसरे के ऊपर मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उस केस को हम कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं. कोल्ड वेल्डिंग, अगर बहुत ज़्यादा सरफेस स्मूथ हो जाए और उन दोनों को हम बहुत पास लेके आएँ, जैसे कि आप इसको एग्जांपल करके देख भी सकते हो. अगर बहुत स्मूथ पेपर्स हैं और बहुत थिक बुक है आपके पास, तो उसमें आप एक के ऊपर एक पेपर लगा दोगे और उन बुक्स को ऐसे अरेंज कर दोगे, तो दोनों बुक्स को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू द स्मूथनेस ऑफ पेपर. तो इस टाइप की सिचुएशन को हम कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं, जब वो बहुत क्लीन दो सरफेसेस और बहुत पास एक दूसरे के अरेंज कर दी जाती हैं, तो उन दोनों को मूव कराना एक दूसरे के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग, जो फ्रिक्शन का ही एक मैनिफेस्टेशन है. तो ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो गया. मैथमेटिक्स पे आते हैं फ्रिक्शन की. सो फ्रिक्शन इज़ बेसिकली, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शन. सो इसमें दो टाइप के वेरिएशंस हैं. एक तो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन होता है जो कि सॉलिड्स में लगता है, जैसे दो सॉलिड ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. और दूसरा इंटरनल एक फ्रिक्शन होता है जो कि लिक्विड्स के अंदर लगता है, जो हम आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे फ्लूइड के, उसमें हम बात करेंगे. सो यहाँ पे मैं बस वो नाम बता दे रहा हूँ. फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल फ्रिक्शन. It works between two solid surfaces in contact. So it arises when two bodies in contact with each other
मूव और ट्राइज टू मूव, ट्राइज टू मूव, ट्राइज टू मूव, और ये सॉलिड्स के लिए अप्लाई होता है। ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, इसको हम कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। एंड सेकेंड वन इज इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि जनरली लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में जनरेट होता है, इंटरनल फ्रिक्शन। So internal friction is, it arises on account of relative motion, on account of relative motion between every two layers of a fluid, और इसको जनरली हम विस्कोसिटी बोलते हैं, जनरली नोन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ओके। तो इसके विस्कोसिटी के बारे में इस चैप्टर में हम बात नहीं करेंगे, ये अगला एक चैप्टर आएगा फ्लूइड्स, उसमें इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शन यानी कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन की बात करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ classification of contact friction, classification of contact friction। ओके, तो इसमें हमारे पास दो टाइप के फ्रिक्शन है। अब वैसे तीन भी बोल सकते हो उन्हें। एक स्पेशल टाइप का फ्रिक्शन है जो एक कैटेगरी में आता है। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, तो उसको हम अलग भी लिख सकते हैं या तो इसी के अंदर डाल सकते हैं। मैं अलग लिख देता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तीनों को एक करके देखते हैं। वैसे नेम से काफ़ी ऑब्वियस है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ व्हेन द बॉडी इज़ स्टैटिक नॉट मूविंग। लिमिटिंग का मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। काइनेटिक का मतलब व्हेन बॉडी इज़ मूविंग। तो ये बेसिक आइडिया इससे ऑलरेडी लग रहा है हमें, फिर भी हम इनकी डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली देख लेते हैं एक बार। पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। In case of static friction, it is the friction between acting on a body that is trying to move on a surface but not actually doing it, but not actually moving. And important point about this static friction is always equals to the external net force applied on the body। ओके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। एग्जांपल इसका, ये ब्लॉक है कोई सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस रफ है। रफ बोलने का मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है सरफेस पे। तो ये बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, वेलोसिटी 0 है इस बॉडी की, और हमने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया हुआ है इसको मूव कराने के लिए, जो कि इसे मूव नहीं करा पा रहा, तो इस पर मोशन के अपोजिट, फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स अपोजिट टू द मोशन। ये याद रखना हमेशा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑलवेज वर्क्स अपोजिट टू मोशन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में लगता है, और कुछ इसके कन्फ्यूजन स्टेट आ सकते हैं। जैसे वॉक करते वक्त हम आगे की तरफ वॉक करते हैं तो हमारे पैरों पर फ्रिक्शन फोर्स भी आगे की तरफ लगता है, लेकिन उसका एक डीप रीज़न है और वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पे ये रूल यहाँ पे वहाँ पे फेल नहीं हो रहा है,
उसमें आपको डीप में देखना पड़ेगा एक्चुअली हो क्या रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल वहाँ पे भी अप्लाइड है। एनीवे अदरवाइज़ हर जगह पे ये सेम रूल है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है क्योंकि वो मोशन को अपोज कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है इसका। सो इस केस में द फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल नेट फोर्स कैपिटल एफ। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है। सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू of opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another body। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने पीछे एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने एफ फोर्स लगा के इस बॉडी को मूव करने की कोशिश करी लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एफ के बराबर है। अगर मैं इस एफ की वैल्यू को बढ़ाते जाऊँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाने पर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी बॉडी इज़ जस्ट अबाउट टू मूव। तो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। उसके बाद फ्रिक्शन काइनेटिक बन जाएगा क्योंकि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसके लिए अगर जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में कर रहा हूँ इसे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू एस। तो म्यू एस है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हमेशा इससे कम होगी या मैक्स टू मैक्स इसके बराबर हो सकती है एफ एल के, है ना। अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, वो हमें याद रखना है। थर्ड सिनेरियो इज काइनेटिक फ्रिक्शन और इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका दूसरा नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन also known as dynamic friction, dynamic friction is the opposing force that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body, over the surface of another body, ओके। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को लेट सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के से। सो एफ के अगेन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड प्रोपोर्शनली का साइन हटा के कोफिशिएंट आएगा एंड दैट कोफिशिएंट इज म्यू के। So mu k is obviously coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction. So in general you can say that friction force is proportional to n, hence F equals to mu n, and mu is coefficient of friction. Coefficient of friction between two surfaces in contact. बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये म्यू की जो वैल्यू है वो
सरफेस का नेचर पर डिपेंड करती है। म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। तो ये इसके बारे में याद रखना है। म्यू इज़ अ कांस्टेंट फॉर टू गिवन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, surfaces in contact. It depends on the nature of surface. It depends on the nature of surfaces. Nature of surfaces. ओके जो भी कांटेक्ट में सरफेस है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। और इसका फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया ऑलरेडी। हाँ, और म्यू के की वैल्यू जनरली थोड़ी सी कम होती है म्यू एस की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी आप ये प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। किसी बॉडी को किसी सरफेस पे टेबल पे अपनी बुक को मूव कराने की कोशिश करो, पहले कम फोर्स लगाओ, वो मूव नहीं करेगी। फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाना, तो आपको जितना फोर्स उसको जस्ट मूव कराने के लिए लगेगा, जब वो मूव करना स्टार्ट कर देगी थोड़ा सा फोर्स उसे कम लगेगा उसके बाद। यानी जब बॉडी मूव कर रही है तो आप जितना फोर्स लगा रहे हो दैट इज़ स्लाइटली लेसर देन व्हेन द बॉडी वाज जस्ट अबाउट टू मूव। तो उस टाइम पे जो आपने फोर्स लगाया था। सो इट शोज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इसको हम एक ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो ग्राफ फॉर फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। सो अगर एक साइड में हम यहाँ पे फ्रिक्शन लें और दूसरी साइड में एक्सटर्नल फोर्स, इस साइड में हमने एक्सटर्नल फोर्स लिया है कैपिटल एफ, और यहाँ पे फ्रिक्शन लिया है फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़ीरो होगा, बॉडी मूव नहीं कर रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर जैसे जैसे हम फोर्स एक्सटर्नल उस पर बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगी, और बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और वो इंक्रीज़ करता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगा, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को रीच करेगा। उसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, और क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ कांस्टेंट, तो उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी नो मैटर आप कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। तो ये काइनेटिक रीजन है जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक रीजन जहाँ पे बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है, एंड दिस इज स्टैटिक रीजन वेयर बॉडी इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। स्टैटिक रीजन, और मूव ना करने का मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर दोनों बॉडीज़ को आप सेम वेलोसिटी से मूव कराओ तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना, रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। सो ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली यहाँ पे, ये एफ एल है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये जो वैल्यू है वो काइनेटिक फ्रिक्शन की है एफ के। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे एफ के स्लाइटली लेसर देन एफ एल। और अदरवाइज जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे हर कहीं भी मिल सकती है हमें, वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, और क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है तो ये स्लोप जो है वो इक्वल डिवाइडेड होगा, यानी 45 डिग्री पर होगा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे एफ अपॉन फ्रिक्शन अपॉन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, और स्टैटिक रीजन में फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स बराबर है, तो एंगल यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आएगा, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे ओ ए सेक्शन स्टैटिक रीजन का है, बी पॉइंट ओ बी स्टैटिक रीजन का है, बी पॉइंट यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स शो कर रहा है, और बी से सी के बाद जो रीजन है वो सारा काइनेटिक रीजन शो कर रहा है। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बोथ फ्रिक्शंस आर कांस्टेंट। तो ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया उस पर डिपेंड नहीं करते, ये उनकी वैल्यूज़ हैं।